दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। दोस्तों आज मेरा टॉपिक है डायबिटीज यानी शुगर, क्योंकि बीमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बहुत लोग इससे बीमार भी हैं। दोस्तों बहुत सीधे और बहुत साफ शब्दों में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे बड़ा सवाल कि डायबिटीज कितने तरह की होती है, तो डायबिटीज टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि टाइप 1 होती है कम उम्र में बच्चों में, जो अनुवांशिक भी कह सकते हैं, जिनकी पैनक्रियाज बिल्कुल काम नहीं करती, जिसके अंदर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनता और दोस्तों इसका कोई इलाज नहीं है, ये डिपेंड होना पड़ता है इंसुलिन पे। इसलिए हम टाइप 1 की बात नहीं करेंगे। और ये पूरी दुनिया में जितने भी बीमार होते हैं डायबिटीज़ से, उसमें 20% में ये बीमारी पाई जाती है। मेरा टॉपिक रहेगा डायबिटीज़ टाइप 2। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ होती क्यों है, ये है क्या, ये ठीक कैसे हो सकती है, फूड सप्लीमेंट का इसके ऊपर क्या प्रभाव है, क्या फूड सप्लीमेंट के माध्यम से हम डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आप आखिर तक देखिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और भी वीडियो मिल सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों दूसरों के हित के लिए, फ़ायदे के लिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो मैं शुरू करता हूँ डायबिटीज़ टाइप 2। दोस्तों ये क्या होती है, पहले आप बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझ लीजिए। जिस प्रकार आप देखते हैं अपने आसपास बहुत सारे ट्रक मालवाहक सामान को इधर से इधर पहुंचाते रहते हैं। इस फैक्ट्री से माल लोड किया, दूसरी फैक्ट्री में पहुंचा दिया, वहाँ कुछ बनता है। सड़क के ऊपर ट्रकों की लाइन लगी रहती है। उसी तरह से आपके शरीर के अंदर जो आपकी नसें हैं वो सड़कों का काम करती हैं, उसमें बहने वाला जो ब्लड है वो उसी तरह से काम करता है जो ट्रक काम करता है। यानी आपके शरीर के अंदर जो भी तत्व होते हैं उन्हें सप्लाई करना, इधर से इधर पहुंचाने का काम ये ब्लड का होता है। जिस तरह से ट्रक की एक क्षमता होती है कि वो कितना भार अपने अंदर लोड कर सकता है, उसकी एक्सल की एक पावर होती है कि उसमें इतना टन माल भरा जा सकता है। अगर हम ज़्यादा माल भरेंगे तो उसका टायर पंचर हो सकता है, टायर फट सकता है या उसका एक्सल टूट सकता है। उसी प्रकार हमारे ब्लड की भी एक क्षमता होती है कि वो कितना ग्लूकोज को लोड कर सकता है, लेकर के चल सकता है। और वो ग्लूकोज लोड करने की जो क्षमता होती है वो होती है 126 mg/dl। कहते हैं ना कि 126 mg/dl शुगर का लेवल है। कई लोग इसको 130 मानते हैं, कई लोग 140 की बात करते हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये होता क्या है। तो जो mg/dl है 130 mg/dl, यानी ये कहा जा रहा है कि 130 मिलीग्राम ग्लूकोज को उठाने की क्षमता है ब्लड की पर डेसीलीटर में। यानी 100 ml ब्लड के अंदर 130 मिलीग्राम शुगर ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर पाया गया, इसका मतलब ये होगा कि उसको शुगर हो जाएगी, यानी शुगर हो गई है। कहते हैं ना शुगर का लेवल बढ़ गया मेरा। दोस्तों सवाल ये आता है कि शुगर का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ क्यों जाता है। आप एक बात बताइए, बहुत सारे ट्रक हैं, इस फैक्ट्री से माल दूसरी फैक्ट्री में पहुंचाना है। ट्रक ने यहाँ से माल को लोड कर लिया है, वो लेकर के जाएगा, लेकिन जो फैक्ट्री है जहाँ उस माल को उतारा जाना है वहाँ का दरवाज़ा बंद है और वहाँ का गार्ड उस दरवाजे को खोल नहीं रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, ट्रक लोड खड़े रहेंगे, पीछे से और ट्रक आएंगे, पूरा का पूरा जाम लग जाएगा और उसमें उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, लोड बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा, सड़क के ऊपर भी बढ़ जाएगा, ट्रक भी लोड खड़ा रहेगा, उसकी भी एक क्षमता है। उसी प्रकार ब्लड का काम है, जो भी आप खाना खाते हैं शरीर उसको ग्लूकोज में बदल देता है, यानी हमारा पेट उसको ग्लूकोज में बदल देता है। उस ग्लूकोज को ब्लड अपने अंदर लोड करके जाता है सेल के पास, सेल दरवाजे को खोलता है, ब्लड उसके अंदर ग्लूकोज डालता है, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया जैसी भट्टी में जाकर के जलने लगती है और जल के वहाँ एनर्जी डेवलप हो जाती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, सेल का जो दरवाज़ा खोलने और बंद करने का काम करता है वो करता है इंसुलिन। या तो हम ये कह सकते हैं कि सेल के दरवाजे का गार्ड है वो इंसुलिन है, या कह सकते हैं कि एक चाबी है ताले की, वो इंसुलिन है। कहा जाता है कि इंसुलिन की ऑफ द सेल है। सवाल ये है कि जब इंसुलिन कम हो जाती है तो दरवाज़ा खुलना कम हो जाता है और हमारा ब्लड उस ग्लूकोज को खाली नहीं कर पाता, वही ग्लूकोज ब्लड के अंदर रह जाता है और क्योंकि लोड की प्रक्रिया चलती रहती है उसका लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों सवाल सबसे बड़ा ये है
कि जब हम इस बीमारी को समझते हैं, हम टेस्ट कराते हैं, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को जांचते हैं, तो हमें पता चलता है ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, हमें शुगर हो गया है। अब हमारा ध्येय क्या होता है, डॉक्टर का ध्येय क्या होता है कि इसके लेवल को कम कैसे किया जाए। तो दोस्तों, यहीं से शुरुआत हो जाती है उन विचारों के विभाजन की जो अलग अलग मत आते हैं इसकी बीमारी के इलाज करने के भी और मेडिसिन को लेकर भी। मैं उस पर आज चर्चा नहीं करूँगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि बीमारी क्या है, कि ब्लड के अंदर लेवल बढ़ गया है, या आपके सेल का दरवाज़ा खोलने वाला गार्ड कम हो गया है, या आपके ब्लड के दरवाजे को खोलने वाली जो चाबी है ताले की वो खराब हो गई है, वो कम हो गई है। अगर दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो निश्चित रूप से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना हुआ या दरवाज़ा नहीं खुलना हुआ। बड़े ध्यान से समझिए, हमारे सेल का दरवाज़ा नहीं खुलना प्रॉब्लम है। अब दोस्तों और एक कदम आगे बढ़ते हैं। क्या प्रॉब्लम सेल का दरवाज़ा नहीं खुलना है या इंसुलिन नहीं होना है? तो आप कहेंगे कि इंसुलिन का कम होना ही, दरवाज़ा नहीं खुलना है। तो समस्या ब्लड के अंदर ग्लूकोज के बढ़ने की है या इंसुलिन के कम होने की है? अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि इंसुलिन अगर कम होने की समस्या है तो ये इंसुलिन कम हुई क्यों? क्योंकि इंसुलिन पैनक्रियाज से आती है। तो समस्या पैनक्रियाज में है या समस्या इंसुलिन में है? तो आप समझ सकते हैं कि समस्या पैनक्रियाज में है। पैनक्रिया के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं। ये कहा जाता है कि अगर इंसुलिन एक प्रोडक्ट है और हमारी पैनक्रिया एक फैक्ट्री, तो उसके अंदर पाए जाने बीटा सेल एक मजदूर। अगर बीटा सेल कम हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाएगा। तो दोस्तों अब बताइए, समस्या ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना है या समस्या बीटा सेल का कम होना है? तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि बीटा सेल का कम होना है। तो दोस्तों, बीटा सेल कम क्यों होता है? सवाल ये है, बीटा सेल या तो मर जाता है, बनता नहीं है, या उसे कोई मार देता है। ये तीनों ही बातें यहाँ लागू हो जाती हैं दोस्तों। बीटा सेल मरता क्यों है? क्योंकि बीटा सेल का दुश्मन है केमिकल, पेस्टिसाइड, टेंशन। ये तीन बड़े दुश्मन हैं। हमारे खान पान में, हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में केमिकल, पॉल्यूशन, टेंशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है? हमारा बीटा सेल मरते जा रहा है, मरते जा रहा है। बीटा सेल की संख्या कम हो रही है। दूसरी बात, बीटा सेल बनाने का काम करता है प्रोटीन। हमारी खुराक में प्रोटीन की कमी। बीटा सेल को बनाने के काम करते हैं मिनरल एंड विटामिन। हमारे खाने में मिनरल और विटामिन की कमी। बीटा सेल को बनाने का काम करता है पानी। हमारा पानी खराब। हमारे को शुद्ध हवा चाहिए, हवा नहीं है, हवा में केमिकल है, हवा में पॉल्यूशन है। हमारे को ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 3 की कमी है, हम खा ही नहीं पा रहे, यानी हमारी डाइट की कमी है। दूसरी तरफ हमारे ऊपर केमिकल, पेस्टिसाइड और स्ट्रेस का प्रभाव है, दबाव है। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप रियली अपनी शुगर को ही नहीं, पूरी बॉडी को ठीक करना चाहते हैं, शुगर जैसी घातक बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। आपको पहले निर्णय लेना होगा कि आप केमिकल से कैसे बचें, पॉल्यूशन से कैसे बचें, आपको स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं। ये आपके हाथ में, ये आप करेंगे। ये कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आपको सबसे पहले पॉल्यूशन और केमिकल से बचना होगा, अपने स्ट्रेस को कम करना होगा, और साथ में आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर डायबिटीज जैसी बीमारी को ठीक कर दिया जाए। क्यों? डायबिटीज को ठीक करना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज ही है जो सारी बीमारियों की जननी है। यहीं से आपका बीपी शुरू होता है, यहीं से आपके हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है, यहीं से आपके मोटापे की प्रॉब्लम शुरू होती है, यहीं से आपके बालों की प्रॉब्लम शुरू होती है, यहीं से आपकी आई साइट की प्रॉब्लम शुरू होती है, यहीं से आपके ऑर्गन फेलियर की प्रॉब्लम शुरू होती है, और यहीं से आप धीरे 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 मृत शैया की तरफ चले जाते हैं। ये कहा जाता है कि ये बीमारी सबसे घातक है, सबसे खतरनाक है। इसको कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसकी शुरुआत होती है इन तीन चीज़ों से, पॉल्यूशन, केमिकल, पेस्टिसाइड और स्ट्रेस को कम करने से। इसकी बात करते हैं कि हमारे सेल को बनाने का काम कैसे तेज़ी से आगे बढ़े, और ये हो सकता है कि आप अपनी खुराक को अच्छा करें, आप बेहतर प्रोटीन लें, बेहतर खाना लें। सवाल ये बिल्कुल नहीं, बेहतर खाने बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन बेहतर प्रोटीन मिले, मिनरल विटामिन मिले, और ये केमिकल फ्री हो, ऑर्गेनिक हो,
तो दोस्तों आज हमारी मजबूरी बन चुकी है कि हम ऑर्गेनिक खाना हमें उपलब्ध हो ही नहीं सकता, केमिकल फ्री फ्रूट और वेजिटेबल हमको उपलब्ध हो ही नहीं सकते। इसलिए मजबूरी आ जाती है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर मिनरल, विटामिन, फूड सप्लीमेंट के द्वारा ही पूरे करने पड़ेंगे, यानी खाने को सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ये है हमारी मजबूरी, इसलिए हमें फूड सप्लीमेंट की आवश्यकता है। तो यहाँ उस सवाल का जवाब मिल जाता है, क्या फूड सप्लीमेंट से हम अपनी बीमारियों को, अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं? तो बिल्कुल उत्तर है यस। लेकिन एक बड़ा सवाल कि फूड सप्लीमेंट का मतलब 3 तरह से होता है। मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ। फूड सप्लीमेंट सिंथेटिक भी होते हैं जो केमिकल से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि केमिकल आपकी बीमारी का कारण है, और आप केमिकल से बचने के लिए केमिकल बेस्ड फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं। इसका मतलब आप उसी डाल पर बैठ के उसी डाल को काट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फूड सप्लीमेंट तो लेना है, लेकिन आपको ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है। आपको किसी भी कीमत पर केमिकल बेस्ड फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करने हैं। और फूड सप्लीमेंट में ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट बनाने वाली दुनिया की एक ही कंपनी है, उसका नाम है न्यूट्रीलाइट, जो ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके वृक्ष उगाती है, ऑर्गेनिक तरीके से पेड़ पौधों के द्वारा, फल सब्जियों के द्वारा फूड सप्लीमेंट तैयार करती है। तो आप न्यूट्रीलाइट के ही फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से फूड सप्लीमेंट विशेषकर शुगर के लिए काम करते हैं और उन्हें कैसे लिया जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप प्रोटीन 20 से 40 ग्राम प्रोटीन आपको लेना ही है। ऑल प्लांट प्रोटीन न्यूट्रीलाइट का 20 से 40 ग्राम लेना ही है। आप कैसे लेते हैं ये आप तय करेंगे। गुनगुने पानी में लीजिए, ठंडे पानी में लीजिए, दूध में लीजिए, जूस में लीजिए, किसी भी तरह से लीजिए। आप सब्जी में मिलाइए, आप आटे में मिलाइए, रोटी में बनवा लीजिए, जैसे आपका स्वाद बनता हो, जैसे आप खा सकते हो। 24 घंटे में 20 से 40 ग्राम प्रोटीन हर हाल में आपको लेना ही चाहिए। ना कि मैं शुगर की बात कर रहा हूँ, आपकी पूरी की पूरी बॉडी फिट हो जाएगी। उसके बाद एक डेली टैबलेट न्यूट्रीलाइट जिसमें 24 मिनरल विटामिन होते हैं, सुबह खाने के साथ और शाम को खाने के साथ। खाने के साथ बीच में एक ओमेगा 3 सैल्मन ओमेगा 3, एक सुबह और एक शाम। इसके साथ अब आते हैं विशेष शुगर को लेकर के। फाइबर 5 ग्राम 1 गिलास पानी में खाना खाने से 15 मिनट पहले मिलाइए, 5 मिनट उसे रख दीजिए। जब वो नॉर्मल पानी जैसा था वैसा हो जाए, 1 AVH जिसे हम त्रिफला भी कहते हैं, अम्ला की, विविधता की और हरिता की, एक टैबलेट खाना खाने से 15 मिनट पहले फाइबर के पानी से, और साथ में मधुनाशिनी एक टैबलेट उसी पानी से ले लीजिए। 15 मिनट के बाद आप खाना खाइए। खाने के साथ आपने डेली और ओमेगा 3 लेनी है। इसके बाद जब आप शाम को खाना खाते हैं तो सेम प्रोसीजर अपनाइए। 1 गिलास पानी में 5 ग्राम फाइबर डालिए, AVH की टैबलेट लीजिए और मधुनाशिनी लीजिए। 15 मिनट पहले खा लीजिए। खाने के साथ एक डेली और एक ओमेगा 3 खा लीजिए। प्रोटीन आपको कैसे लेना है ये आप तय कीजिए। अच्छा हो रात को सोते समय दूध के साथ आप कैलमैक डी लें। कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी का जो एक कॉम्बिनेशन है वो लीजिए, और आप देखेंगे कि बहुत बेहतर रिजल्ट चंद दिनों में आपको नज़र आने लगेगा। और हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ आपका ये सवाल बनता होगा, कई लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि फूड सप्लीमेंट को कितने दिन तक खाया जाना चाहिए, क्या इसको बीच में ब्रेक करना चाहिए, क्या बीमारी ठीक हो जाने के बाद इसको छोड़ देना चाहिए, कहीं हम इसके आदी तो नहीं हो जाएंगे। इन सारे सवालों के जवाब इसी बात में हैं कि जब तक आप खाना खराब खा रहे हैं तब तक आपको फूड सप्लीमेंट की आवश्यकता है। अगर आप खाना अच्छा खाने लगें, ऑर्गेनिक खाने लगें, आपकी डाइट पूरी हो जाए, प्लान्ड हो जाए, तो फिर आप फूड सप्लीमेंट मत लीजिए। फूड सप्लीमेंट का मतलब ही यही है कि आप अपने खाने की कमी को पूरा करते हैं। जिस दिन आपको लगे कि खाने की कमी पूरी हो गई है, आपको फूड सप्लीमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं और ये कहना कि फूड सप्लीमेंट के आप आदी हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल अज्ञानतापूर्ण सवाल है। फूड सप्लीमेंट की कोई आदी नहीं होती, जैसे खाने के हम आदी नहीं होते। और हाँ, हम फूड सप्लीमेंट के आदी होते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार हम खाने के आदी होते हैं। हमें रोजाना अपने सेल को बनाने के लिए फूड सप्लीमेंट नहीं, हमें मिनरल और विटामिन चाहिए, वो चाहे खाने से मिल जाए, चाहे हमें वो टैबलेट के माध्यम से मिल जाए। तो ये आप तय कीजिए कि आप कब तक खाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जो आपकी जिज्ञासा है कि लगातार फूड सप्लीमेंट खाने से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये बिल्कुल नहीं होती है। आप जीवन भर
फूड सप्लीमेंट खा सकते हैं। आज मैं पिछले 10 सालों से फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करता हूं और मैं जीवन भर फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करूंगा, डे बाई डे करूंगा। कोई भी इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी इच्छा है आप कब छोड़ते हैं और कब खाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप शुगर के लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं तो 3 से 4 महीने आपको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि एक सेल की एज होती है वो 90 से 120 दिन होती है। 90 से 120 दिन में हमारे बॉडी के सेल मर चुके होते हैं और नव निर्माण हो जाता है, नए बन जाते हैं। तो कम से कम एक बार आपके डैमेज सेल ख़त्म हो जाएं, नए सेल बन जाएं, तब तक आप अपने आप को कम से कम अपने आप को पूर्ण रूप से प्लान कीजिए, अपनी डाइट को कंप्लीट कीजिए। ना कि जो चीज़ मैंने बताई है आपकी शुगर ठीक करेगा, बल्कि आपके बीपी को भी ठीक करेगा, आपके हार्ट को भी ठीक करेगा, आपके फेट को भी ठीक करेगा, आपके बालों को भी ठीक करेगा, आपकी आईसाइट को भी ठीक करेगा, पूरी की पूरी बॉडी को, यानी आपको एनर्जेटिक करेगा और आपको स्वस्थ रखेगा। ये लाभ आपको इसके साथ साथ मिलेंगे और आपका लेवल भी बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल बचता है तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप उस पर मुझे कॉल कीजिए, मेल कीजिए, मुझसे मिलिए, समय लीजिए। हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, सारे सवालों के जवाब साइंटिफिक तरीके से हम आपके सामने रखेंगे। हम तैयार हैं, हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन बेहतर हो, सभी लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप तो शेयर कीजिए, इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाइए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार, अगली बार मैं फिर मिलूंगा एक और सब्जेक्ट को लेकर के, एक और विषय को लेकर के। नमस्कार।